बस कुछ ही दिन बचे हैं सीजन फिनाले के रिलीज में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक फुल रिकैप कर दिया जाए। कहानी शुरू होती है गीहुन से, एक गैम्बलिंग एडिक्ट जो अपनी मां के साथ रहता है। पहला एपिसोड क्लियरली दिखाता है कि उसकी एडिक्शन कितनी सीरियस है। चाहे उसकी बीमार मां हो या छोटी बेटी, गीहुन हमेशा गैम्बलिंग को प्रायोरिटी देता है। अपनी मां के मेडिकल बिल्स का इंश्योरेंस बंद कर दिया, और जब बेटी के बर्थडे पे उसके साथ डिनर जाना था या एक गिफ्ट लेना था, तब भी उसने पूरे पैसे गैम्बल कर दिए। गीहुन कर्ज में डूबा हुआ है और कोई रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं बचा। जब उसने 4.56 मिलियन वॉन जीते बेटिंग से, तब भी वो काफी नहीं थे, और जब तक वो ये समझता वो पैसे भी उसके चोरी हो गए। लेकिन गीहुन हमेशा से ऐसा नहीं था। ज्यादा लोग उसके कैरेक्टर के सिर्फ नेगेटिव पार्ट्स पे फोकस करते हैं, लेकिन एक चीज इग्नोर कर देते हैं। गीहुन एक टाइम पे एक अच्छा हस्बैंड, बेटा और पिता था। सब कुछ तब बदला जब उसकी जॉब चली गई ड्रैगन मोटर्स में। पूरी कंपनी में लेऑफ्स हो गए थे और गीहुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्ट्राइक भी की, इंक्लूडिंग एक बंदा जिसका नाम था जुंगबे। स्ट्राइक के दौरान एक वर्कर की मौत हो गई गीहुन के सामने। उसके बाद गीहुन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और 2011 में उससे अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। उसने एक चिकन शॉप खोली थी अपनी बेटी के नाम पे, फिर एक स्नैक बार भी, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई, बेटी की कस्टडी भी ले गई, और गीहुन अपनी मां के साथ वापस रहने लगा। वहीं से गैम्बलिंग उसकी जिंदगी में आई। इंश्योरेंस ब्रांड, जॉब चली गई, और जो बचा था उससे भी शॉफर बन के एक काम करना पड़ा। एक दिन जब सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म लग रहा था, गीहुन एक अजीब आदमी से मिलता है मेट्रो स्टेशन पे। एक एलिगेंट सा बंदा जो उसे दागजी नाम का गेम खेलने को बोलता है। इसका प्राइस अच्छी खासी कैश। गीहुन खेलता है और जीत जाता है। तब उसे एक इनविटेशन मिलता है एक बड़े गेम के लिए, जहां प्राइज मनी जिंदगी बदल सकती थी। डेस्परेशन में गीहुन मान जाता है। वो एक रूम में जागता है जहां पर हर प्लेयर का एक नंबर है। वहीं हम मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से। 001 इलनाम, एक बूढ़ा आदमी जिसके हर वक्त फेस पे मुस्कान होती थी। 067 सेब्योक, पिक पॉकेट जिसने गीहुन के पैसे चुराए थे। 101 जांग डॉक सू, एक वायलेंट गैंगस्टर। 218 चो सांग वू, गीहुन का बचपन का दोस्त और सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट। फिर शुरू होती है पहली गेम, रेड लाइट ग्रीन लाइट। गेम तो सबको बचपन से याद है, लेकिन ये वर्जन जान से मार देता है। जो मूव करता है वो शूट हो जाता है। जब ये गेम स्टार्ट होता है, सब लोग अचानक से पैनिक करने लग जाते हैं, क्योंकि गेम में वो स्टार्ट हो जाता है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, शूटिंग्स। सब इधर उधर भाग रहे होते हैं। गीहुन ऑलमोस्ट फिनिश लाइन तक पहुंचता है पर गिर जाता है। उस मोमेंट पे उसे बचाता है अली, एक अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट जो एक और की प्लेयर बन जाता है। दूसरे एपिसोड में सब प्लेयर्स गेम छोड़ना चाहते हैं। तब सांगवू एक क्लॉज बताता है, अगर मेजॉरिटी वोट करे तो गेम रुक सकता है। वोटिंग होती है, 100 लोग निकलना चाहते हैं, 100 लोग रहना चाहते हैं, एंड इसी जगह पे एक टाई हो जाता है। डिसीजन आता है इल नाम पे। वो वोट करता है गेम को स्टॉप करने के लिए। सब वापस घर भेज दिए जाते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में वापस आके सब रियलाइज करते हैं कि उनकी जिंदगी गेम से भी ज्यादा दर्दनाक है। सांगवू जेल जाने से बचने और अपनी मां को बचाने के लिए वापस जाता है। सेब्योक अपने परिवार को नॉर्थ कोरिया से निकालने के लिए। अली डेस्परेट है पैसे के लिए। डॉक्सू एक माफिया ढूंढ रही होती है। गीहुन भी जाता है और एक पुलिस ऑफिसर जुनहो सीक्रेटली गेम के पीछे के राज ढूंढने के लिए उसके पीछे लग जाता है। गेम में लौटने पर गीहुन का ग्रुप बन जाता है, इलनाम, सांगवू और अली। दूसरा गेम आता है, दालगोना कैंडी चैलेंज। सांगवू को क्लू मिल जाता है कि अगला गेम ये होगा। जब गीहुन सबसे मुश्किल शेप चूज करता है, अम्ब्रेला, सांगवू उसे वार्न नहीं करता। वो मोमेंट दिखाता है कि सांगवू गीहुन का दोस्त जरूर था, पर अब वो एक कॉम्पिटिटर है। गेम में सब समहाउ सरवाइव कर लेते हैं। इसके बाद एक शॉकिंग मोमेंट आता है। डॉक्सू का ग्रुप एक्स्ट्रा फूड ले लेता है, और जब एक प्लेयर प्रोटेस्ट करता है
डॉक्सू उसे मार डालता है सबके सामने। और शॉकिंग बात, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। यानी गेम के ऑर्गेनाइजर्स प्लेयर ऑन प्लेयर वायलेंस को अलाउ करते हैं। इसी टाइम पर रात आ जाती है, सब रेडी होते हैं सर्वाइवल के लिए। कि उनका सच्चे दिल का नेचर फिर दिखता है। वो सेब्योक को अपने ग्रुप में ले लेता है, जबकि उसे पता है कि डॉक्सू उसे मार सकता है। रात में सच में बैटल रॉयल हो जाता है और हर जगह खून ही खून होता है। तभी इल नाम चिल्लाता है, प्लीज स्टॉप दिस, और गेम रुक जाता है। लेकिन इसके बाद आता है अगला गेम, टग ऑफ वॉर। ये एक लाइफ और डेथ वाला खेल है, लेकिन इल नाम की स्ट्रैटेजी और सांगवू के स्मार्ट मूव से गीहुन का ग्रुप जीत जाता है। एक पॉइंट पे वो रोप छोड़ भी देते हैं टू अनबैलेंस द अदर टीम। रिस्की बट ब्रिलियंट। हा मिन्यो भी गीहुन के ग्रुप में आ जाती है, क्योंकि डॉक्सू उसे पीछे छोड़ देता है। तब तक प्लेयर्स को डेथ की आदत लग गई होती है, इमोशंस नम हो चुके होते हैं। हम धीरे धीरे हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी के बारे में ज्यादा डिटेल में जाना शुरू करते हैं, जो उनके डिसीजंस को इमोशनल वेट देता है। इसी बीच जुनहो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करता है। वो एक सीक्रेट ऑर्गन ट्रैफिकिंग ऑपरेशन का पता लगा लेता है, मुश्किल से वहां से बच निकलता है और अंत में फ्रंट मैन के प्राइवेट क्वार्टर्स तक पहुंच जाता है। वो आदमी जो पूरे स्क्विड गेम ऑपरेशन का हेड है। बाद में जुनहो आर्काइव रूम तक पहुंचता है और एक शॉकिंग सच्चाई का पता लगाता है। उसका लापता भाई सिर्फ गेम्स में इनवाइट नहीं हुआ था, बल्कि वो एक्चुअली जीत चुका था। एपिसोड 6 पूरे सीजन का एक सबसे हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड है। प्लेयर्स से कहा जाता है कि वो टीम्स ऑफ 2 बनाए। नेचुरली ज्यादा लोग उनके सबसे ट्रस्टेड इंसान के साथ पेयर बनाते हैं। सांगवू गीहुन के साथ नहीं जाके अली को चुनता है, जबकि गीहुन आउट ऑफ कंपैशन इल नाम को चुनता है। उसे लगता है कोई उस बूढ़े आदमी के साथ नहीं बनाएगा टीम और वो अकेला रह जाएगा। जैसे ही गेम शुरू होता है, एक हॉरिफाइंग ट्विस्ट सामने आता है। पार्टनर्स एक टीम में नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे। हर टीम में सिर्फ एक इंसान बचेगा। ये पहला गेम है जिसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। अली को सांगवू ने धोखा देकर हरवा दिया। उसने मार्बल्स के बदले एक बैग में पत्थर डाल दिए। इल नाम खुद को सैक्रिफाइस करता है ताकि गीहुन जीत सके। ये पूरे सीजन का सबसे इमोशनली डेविस्टेटिंग मोमेंट होता है। यहाँ सांगवू का असली कैरेक्टर सामने आता है। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। साथ ही गीहुन का काइंडनेस भी इस गेम में काम होने लगता है। वो इल नाम की डिमेंशिया का फायदा उठाता है सर्वाइवल के लिए। ये एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है उसके कैरेक्टर में। बाकी एपिसोड गेम के अनफोल्ड होने के साथ चलता है और ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे एक परमानेंट छाप छोड़ता है। वो वैसे ही नहीं रहते जैसे पहले थे। एक प्लेयर तो इतना टूट जाता है कि अपनी बीवी के अगेंस्ट खेलने के बाद सुसाइड कर लेता है। इसी बीच फ्रंटमैन को पता लगता है कि आइलैंड पर कोई इंट्रूडर है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। हम वीआईपी से भी मिलते हैं, वो लोग जो गेम्स के असली मास्टरमाइंड्स हैं। एक अल्ट्रा वेल्दी एलीट्स का ग्रुप जो इन डेडली कॉन्टेस्ट्स को देखकर मजा लेते हैं और प्लेयर्स की जिंदगी पे बेटिंग करते हैं जैसे वो घोड़े हों। वो लाउंज में बैठकर ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, हंसी मजाक करते हैं बिना किसी रिमोर्स के। इसी वक्त जुनहो अपना गार्ड का डिस्गाइज छोड़ देता है और एक वेटर को पकड़ लेता है वीआईपी लाउंज से। वो वीआईपी रूम में घुस जाता है, सब रिकॉर्ड करता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, ताकि पूरे ऑपरेशन को एक्सपोज किया जा सके। 5वां गेम अनाउंस होता है और प्लेयर्स से बोला जाता है कि 1 से 16 के बीच एक नंबर चूज करें। गीहुन पहला नंबर लेने जाता है, लेकिन जब एक प्लेयर उससे रो के मांगता है तो वो नंबर दे देता है और लास्ट स्पॉट ले लेता है। ये डिसीजन उसकी जान बचाता है, क्योंकि अगला गेम होता है ग्लास ब्रिज। और सच कहें तो अगर आप फर्स्ट जाते हो तो कोई चांस नहीं बचता। प्लॉट आर्मर भी काम नहीं आता। सिर्फ 3 प्लेयर्स पार करते हैं, सांगवू, सेब्योक और गीहुन। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब खत्म हो गया, एक और ट्विस्ट आ जाता है। टाइमर 0 होते ही
ब्रिज ब्लास्ट हो जाता है और एक ग्लास का टुकड़ा से ब्योक को क्रिटिकली इंजर कर देता है। वीआईपी लाउंज में एक वीआईपी जुनहो को प्राइवेट रूम में ले जाता है, लेकिन जुनहो अपनी असली आइडेंटिटी डिटेक्टिव की तरह रिवील करता है, वीआईपी को एक्सपोज करता है और सब रिकॉर्ड करता है, उम्मीद में कि ये सब कुछ इनफ होगा ऑपरेशन को गिराने के लिए। फ्रंटमैन को इसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन जुनहो डाइविंग इक्विपमेंट का यूज करके भाग जाता है, लेकिन बिना डायरेक्शन के उसे समझ नहीं आता वो कहां है, और वो वापस गेम आइलैंड पर आ जाता है जहां अब उसका शिकार किया जा रहा होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलता है कि से ब्योक की चोट काफी ज्यादा सीरियस है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स को एक फैंसी डिनर दिया जाता है फाइनल गेम के पहले। ये एपिसोड ह्यूमन नेचर का सबसे डार्क साइड दिखाता है। उस रात सांगवू से ब्योक को कोल्ड ब्लडेडली मार देता है जब वो इंजर्ड होती है और डिफेंड नहीं कर सकती। वो ये इसलिए करता है क्योंकि उसे डर होता है कि से ब्योक और गीहुन गेम को एंड करने के लिए वोट करेंगे। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह होती है कि गीहुन ने डिसाइड किया था कि वो सांगवू को पहले मार देगा, लेकिन से ब्योक उसे रोकती है, ये कहकर यू आर नॉट लाइक दिस। इसी बीच जुनहो फ्रंटमैन के हाथ लग जाता है और तब आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। जुनहो का भाई सिर्फ जिंदा नहीं है, वो फ्रंटमैन है, पूरे ऑपरेशन का हेड। उनका रियूनियन ट्रेजिकली एंड होता है जब इनहो अपने छोटे भाई जुनहो को गोली मार देता है, जो फिर समुंदर में गिर जाता है। फाइनल एपिसोड में गीहुन और सांगवू का ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन होता है। एक स्टेप दूर है गीहुन विक्ट्री से, लेकिन वो रुक जाता है। वो क्लॉज नंबर 3 इन्वोक करता है, अगर मेजॉरिटी वोट करें तो गेम टर्मिनेट हो जाएगा। सांगवू ये सुन के समझ जाता है कि गीहुन गेम कंप्लीट नहीं करेगा जब तक वो जिंदा है। तब वो खुद अपनी जान ले लेता है, एक फाइनल सैक्रिफाइस। वो सब कुछ हार चुका होता है और गीहुन को एक लास्ट काम देता है, उसकी मां का ख्याल रखना। गीहुन जीत जाता है स्क्विड गेम, लेकिन किस कॉस्ट पर? 45.6 बिलियन जीतने के बाद भी वो उतना ही ब्रोकन है जितना पहले था। जब वो घर लौटता है, उसे पता चलता है कि उसकी मां गुजर चुकी है, उसकी बेटी अब्रॉड चली गई है, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड उसकी आंखों के सामने मर गया। उसने 438 लोगों की मौत देखी है। वो इतना शैटर्ड है कि एक पैसा भी खर्च नहीं करता। तभी उसे एक स्क्विड गेम इनविटेशन मिलता है, और जब वो उसे एक्सेप्ट करता है तब एक और शॉकिंग सच सामने आता है। इल नाम प्लेयर 001 उसका सबसे क्लोजेस्ट दोस्त असली मास्टरमाइंड था। उसने ही गेम्स क्रिएट किए थे अपने वेल्दी क्लाइंट्स के लिए, और वो खुद एक प्लेयर बना था सिर्फ थ्रिल के लिए। उसके बाद आती है एक थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशन। इल नाम ह्यूमैनिटी पे सवाल उठाता है, क्या ह्यूमैनिटी बचाने लायक है? और वो एक फाइनल बेट प्रपोज करता है। क्रिसमस ईव है और दोनों एक होमलेस आदमी को देखते हैं जो फ्रीजिंग कोल्ड में सड़क पे पड़ा है। इल नाम बेट लगाता है, अगर कोई आदमी उस आदमी की मदद करे मिडनाइट से पहले तो गीहुन जीतेगा, वरना इल नाम जीत जाएगा। मिडनाइट होने से कुछ पहले एक आदमी उसकी मदद करता है, गीहुन बेट जीत जाता है, लेकिन इल नाम तब तक मर चुका होता है। इल नाम आउटकम देख ही नहीं पाता, फिर भी ये सिंबॉलिक होता है। उसकी मौत इग्नोरेंस और क्रुएल्टी के एंड को दिखाती है। क्रिसमस ईव का टाइम एक न्यू होप का सिग्नल होता है, जब लोग बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ये मोमेंट गीहुन के अंदर कुछ जगाता है। वो फाइनली जीने का डिसीजन लेता है। वो एक प्लेन पकड़ने जा रहा होता है यूएस जाने के लिए अपनी बेटी से मिलने, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है उसी रिक्रूटर पे जो नए प्लेयर के साथ ताकची खेल रहा होता है। उस मोमेंट पे गीहुन समझ जाता है गेम्स कभी बंद ही नहीं हुए, हर साल नए लोग इस नाइटमेयर में घसीटे जा रहे हैं। वो पल सब कुछ बदल देता है। गीहुन एयरपोर्ट से वापस मुड़ जाता है, ये डिसाइड करके कि अब वो इन गेम्स को रोकेगा।
सीजन 2 शुरू होता है एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड गीहुन के साथ। अब वो नाइव इंसान नहीं रहा, अब वो डिटर्मिन्ड है, मेथोडिकल है और हर हाल में स्क्विड गेम को बंद करने के लिए तैयार है। उसका पहला गोल रिक्रूटर को ढूंढना। वो अपने पुराने लोन शार्क को भी पैसे देता है ताकि हर सबवे स्टेशन पे जाके हर इंसान को ऑब्जर्व करे रिक्रूटर की तलाश में। सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड का मेन फोकस है गीहुन का सर्वाइवर्स गिल्ट। 3 साल से वो इसी में जी रहा है और जब ऐसा लगता है कि कोई लीड नहीं मिल रही, रिक्रूटर खुद उसे मिलता है। एक और थ्योरी जिसका कंफर्मेशन सीजन 2 में मिलता है, जुनहो की मौत नहीं हुई थी। वो समुंदर में गिरने के बाद एक फिशरमैन उसे बचा लेता है। फर्स्ट एपिसोड के एंड में एक इंटरेस्टिंग गेम होता है, रिक्रूटर और गीहुन के बीच एक रशियन रूले, और आखिरी बुलेट के साथ गीहुन जीत जाता है। ये सीन सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है, ये रिजॉल्व के बारे में है। गीहुन उस वक्त बंदूक लेके रिक्रूटर को तुरंत मार सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने इंस्टेड उसे उसके ही गेम में हराने का डिसीजन लिया। ये गीहुन का वे था दिखाने का कि वो डर नहीं रहा, और सबसे जरूरी बात, वो उन जैसे बनना नहीं चाहता। एपिसोड 2 में हमें फाइनली जुनहो और गीहुन के बीच लॉन्ग अवेटेड रियूनियन देखने को मिलता है। जुनहो अब एक स्ट्रीट ऑफिसर बन चुका है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ एक मिशन है, आइलैंड ढूंढना और अपने भाई फ्रंटमैन का सामना करना। पिछले 3 साल से वो और एक कैप्टन जिसने उसकी जान बचाई थी, पॉसिबल आइलैंड लोकेशंस सर्च कर रहे हैं, सच्चाई जानने के लिए डिटर्मिन्ड है। ये रियूनियन तब होता है जब गीहुन को एक स्पीडिंग टिकट मिलता है। जुनहो उसे तुरंत पहचान लेता है, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जुनहो गीहुन को यह नहीं बताता कि फ्रंटमैन एक्चुअली उसका भाई है। वो राज फिलहाल छुपा लेता है। इस बीच गीहुन रिक्रूटर के दिए गए इनविटेशन कार्ड का यूज करता है एक मीटिंग सेट करने के लिए फ्रंटमैन के साथ। वो इस कॉन्फ्रंटेशन के लिए काफी समय से तैयारी कर रहा था। वो ब्लैक मार्केट से फायर आर्म्स खरीदता है और एक प्राइवेट मर्सिनरी टीम हायर करता है। अपने स्किन के नीचे एक ट्रैकर भी इम्प्लांट करवाता है ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसकी टीम उसकी लोकेशन मॉनिटर कर सके। इस एपिसोड में हमें एक नए कैरेक्टर की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है। पहले लगता है कि वो एक प्लेयर है। वो एक थीम पार्क में मैस्कॉट का काम करती है और एक इमोशनल मोमेंट में एक छोटी लड़की उसे गिफ्ट देती है। हमें पता चलता है कि वो औरत अपने खुद के बच्चे को ढूंढ रही है, जो एक्सप्लेन करता है कि वो गिफ्ट मिलने पर इतनी इमोशनल क्यों हो गई थी। लेकिन एपिसोड के एंड में एक ट्विस्ट आता है। वो औरत एक प्लेयर नहीं बल्कि एक्चुअली एक गार्ड है। ये काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि फैन थ्योरीज ये कहती थी कि गार्ड्स वो लोग होते हैं जो दागची गेम में रेड एनवेलप चूज करते हैं, लेकिन ये ट्विस्ट उस थ्योरी को कंप्लीटली डीबंक कर देता है। हम इनहो की बैक स्टोरी के बारे में भी और जानते हैं। सालों पहले उसने अपने छोटे भाई जुनहो को किडनीज डोनेट की थी। बाद में उसने एक ब्राइब एक्सेप्ट की थी, ना कि ग्रीड से बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी वाइफ को ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और वो डेस्परेट था। उस फैसले के बाद उसे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया और जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई वो वैनिश हो गया, सिर्फ स्क्विड गेम के फ्रंटमैन के रूप में लौटने के लिए। एपिसोड का एंड होता है जब गीहुन एक लीमो में बैठा होता है और फ्रंटमैन से एक पिग शेप्ड फोन पर बात करता है। गीहुन के सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं, कार को टेल करने और फ्रंटमैन को एम्बुश करने के। डेस्परेट होके वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, उसे दोबारा गेम में जाने दिया जाए। फ्रंटमैन अग्री करता है। एपिसोड 3 शुरू होता है गीहुन के उठने से, वही डॉर्मेटरी जहां उसके सब नाइटमेयर्स शुरू हुए थे। तुरंत ही एक चिलिंग एक्सचेंज होता है उसका विथ प्लेयर 44 सेओ। वो कहती है, मैं देख सकती हूं वो भटकती आत्माएं जो तुम्हारे साथ फंसी हुई हैं, जो मृत्यु में भी शांत नहीं हो सकती। तुम अपनी मर्जी से यहां नहीं आए, उन्हीं आत्माओं ने तुम्हें यहां खींच लिया। तुम्हारा भाग्य तय है। और स्कैरी बात यह है कि हमें पता है कि वो सच कह रही थी। फिर एक फेमिलियर सीन दिखाया जाता है।
प्लेयर्स को उनका डेट दिखाया जाता है, बिल्कुल सीजन 1 की तरह। लेकिन एक क्रूशियल डिफरेंस है, नए कंसेंट फॉर्म में प्लेयर्स को हर गेम के बाद वोट करने की परमिशन दी गई है। जो प्राइज मनी अब तक जीती गई है वो बची हुई प्लेयर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ये सीजन 1 से एक मेजर शिफ्ट है, जहां अगर प्लेयर्स गेम छोड़ते हैं तो पैसे एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के परिवार को मिलते थे। नए रूल से पावर डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं और हमें जल्द ही पता चलेगा कि इन्होंने ये क्यों इंप्लीमेंट किया। इस सीजन के गेम के मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। प्लेयर 120 ह्योंजू, प्लेयर 230 थानोस, प्लेयर 333 म्योंगी, प्लेयर 222 चुनही, प्लेयर 100 इम जोंग दे, प्लेयर 007 योंगसिक, जो अपनी मां ग्योमजा के साथ एंटर करता है। इस सीजन का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एक बिटर राइवलरी के अराउंड म्योंगी, थानोस और नामग्यू के बीच होता है। म्योंगी एक टाइम पे एक पॉपुलर यूट्यूबर था जिसने एक क्रिप्टो करेंसी प्रमोट की थी जो बाद में स्कैम निकला। कई लोगों ने इंक्लूडिंग थानोस और नामग्यू अपनी लाइफ सेविंग्स उसी में खो दी, जो एक इनएविटेबल कॉन्फ्रंटेशन का स्टेज सेट करता है। प्ले फील्ड के रास्ते में गीहुन शॉक हो जाता है जब वो अपने पुराने गैम्बलिंग पार्टनर युंगबे से मिलता है, जो भी एक कंटेस्टेंट है। युंगबे कहता है कि उसे लगा गीहुन मर चुका है जब वो सालों पहले वैनिश हो गया था, जो काफी ऑब्वियस है देखते हुए कि सीजन 1 के बाद गीहुन ने डिसअपियर कर दिया था। गीहुन तुरंत कहता है कि वो उसके साथ चिपक के रहे और उसकी बात माने। गीहुन को अभी भी लगता है कि उसे रेस्क्यू किया जा सकता है ट्रैकर की वजह से जो उसकी बॉडी में है। इसी बीच जुनहो और उसकी टीम वो सिग्नल ट्रेस कर रही होती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो एक डेड लीड है। गीहुन रियलाइज करता है कि सबसे बुरी बात हो चुकी है। ट्रैकर जिसकी वजह से ये लोग इसको ट्रैक कर रहे थे रिमूव हो चुका है। बाहर से मदद की कोई उम्मीद नहीं और सीजन 1 के एक्सपीरियंस के बाद वो अलर्ट हो जाता है। गीहुन तुरंत एक्शन लेता है। वो बाकी प्लेयर्स से आगे बढ़ जाता है, उन्हें वार्न करता है कि ये गेम असली है और कोई भी डिसओबीडियंस उनकी मौत का कारण बनेगी। ज्यादातर प्लेयर्स इंक्लूडिंग उसका दोस्त युंगबे सोचते हैं कि वो पागल हो गया है जब तक पहली गनशॉट नहीं चलती। एक प्लेयर मारा जाता है और पैनिक मच जाता है। केओस में कई लोग मर जाते हैं। हमें एक पावरफुल कॉल बैक मिलता है सीजन 1 का। गीहुन एक प्लेयर की मदद करने की कोशिश करता है जो गिर जाता है, लेकिन इस बार प्लेयर नंबर 120 गीहुन को बचाती है। अब दुखद बात यह होती है कि जिस प्लेयर को गीहुन बचाने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है, किसी और के हाथों नहीं बल्कि नोल के हाथों। वो औरत जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था एज अ गार्ड। इस मोमेंट में वो प्लेयर 246 ग्योंग को पहचान जाती है, वो आदमी जिसकी छोटी लड़की ने उसे एक ड्राइंग दी थी। एक इमोशनल थ्रेड जो उसके कैरेक्टर में डेप्थ लाता है। डॉम में वापस आके हमें एक और हॉन्टिंग पैरेलल देखने को मिलता है। जैसे सीजन 1 में प्लेयर्स अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, कहते हैं कि गेम एंड कर दिया जाए, रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। गीहुन क्लॉज 3 इन्वोक करता है जैसे सांगमू ने पहले किया था। अगर मेजॉरिटी वोट करे तो गेम एंड हो जाए और प्राइज मनी बचे हुए सर्वाइवर्स के बीच बांट दिया जाए। लेकिन जैसा सीजन 1 में था, गार्ड्स पहले प्राइज मनी दिखाते हैं जो पहले गेम में जीता गया। आप ऑलमोस्ट महसूस कर सकते हो वो एटमॉस्फेयर शिफ्ट होते हुए। प्लेयर्स के चेहरे बदलते हैं, ग्रीड वापस कंट्रोल ले लेती है। वोटिंग शुरू होती है और जैसे पहले इस बार भी रिजल्ट मिरर करता है सीजन 1 को। गीहुन के हॉरर के साथ ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स वोट करते हैं गेम कंटिन्यू करने के लिए। एक डेस्परेट मूव में गीहुन कुछ ऐसा करता है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। वो रिवील करता है कि वो एक पास्ट विनर है। वो सबको वार्न करता है कि क्या हॉरर्स उनका इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद में कि सच उन्हें जगा देगा। लेकिन उसका प्लान बैकफायर करता है। प्लेयर्स उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, या और बुरा उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वोट एंड होता है टाई में। तब आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। फाइनल टाई ब्रेकिंग वोट प्लेयर 001 का होता है। लेकिन इस बार अनलाइक सीजन 1 जहां 001 इल नाम था और उसने गेम एंड करने के लिए वोट किया था, इस बार प्लेयर 001 वोट करता है गेम कंटिन्यू करने के लिए। और तभी मिलता है
एक और रेवलेशन। प्लेयर 001 कोई और नहीं बल्कि इन्हो फ्रंटमैन खुद होता है। वो आदमी जो सब कुछ कंट्रोल करता था अब गेम में खुद एक प्लेयर बन गया है। एपिसोड 4 इंट्रोड्यूस करता है सीजन का सेंट्रल थीम, गिहुन और इन्हो के बीच प्रिंसिपल्स का बैटल। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश अब शो का कोर बन जाता है। हमें फाइनल मेजर कैरेक्टर से भी मिलाया जाता है। प्लेयर 388 और प्लेयर्स के बीच ग्रुप डायनामिक्स स्लोली शिफ्ट करने लगते हैं। हमें और पर्सनल इंटरेक्शंस देखने को मिलती हैं, अलायंसेस बनते हैं। ये रिवील होता है कि प्लेयर 222 जुन ही प्रेग्नेंट है, एक शॉकिंग डिस्कवरी जो प्लेयर 149 ग्योमजा तुरंत नोटिस कर लेती हैं, क्योंकि वो एक ऐसी औरत है जो काफी डिलीवरीज में हेल्प कर चुकी है। बाद में रिवील होता है कि जुनही के बेबी का फादर और कोई नहीं प्लेयर 333 म्योंगी है, जो टेंशन को और कॉम्प्लिकेट करता है, स्पेशली देखते हुए कि म्योंगी का रोल क्रिप्टो स्कैंडल में कितना बड़ा था, जिसने दूसरे कंटेस्टेंट्स की लाइफ बर्बाद कर दी थी। हमें देहो के बारे में भी पता चलता है और वो एक एक्स मरीन है और ये शेयर्ड मिलिट्री बैकग्राउंड उसका योंगबे के साथ तुरंत बॉन्ड बना देता है कि उनका पुराना दोस्त। एपिसोड फाइनली इन्हो की बैक स्टोरी में डीप जाता है। हमें पता चलता है कि उसके डिसीजंस के पीछे कितना इमोशनल वेट था। उसकी वाइफ टर्मिनली इल थी और उसे बहुत बाद में पता चला कि वो प्रेग्नेंट भी थी। ट्रैजिकली उसने दोनों को खो दिया और हमें दिखाया जाता है कि वो अब भी उस लॉस को लेके कितना सेंसिटिव है। जब वो वायलेंटली रिएक्ट करता है जब थैनोस कैजुअली एक रिमार्क करता है अबाउट बच्चे का ध्यान रखना। ये एक रेयर ग्लिम्स था इन्हो के फ्रैक्चर्ड ह्यूमैनिटी का, उस फ्रंटमैन के मास्क के नीचे। इस सीजन का एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि हमें गार्ड्स का पर्सपेक्टिव भी दिखाया जाता है। पर्टिकुलरली हमें गार्ड 11 और एक सीनियर ब्लैक स्क्वायर गार्ड के बीच बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। गार्ड 11 धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन की ब्रूटैलिटी और इनह्यूमैनिटी से डिसइल्यूजन हो जाती हैं। उन पर अटैक भी होता है जब वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग ट्रेड के अगेंस्ट खड़ी होती हैं जो गार्ड्स के अंदर हो रहा होता है। इस बीच जुन्हो अपने रिलेंटलेस मिशन पर लगा रहता है आइलैंड लोकेट करने के लिए। एपिसोड एंड होता है सीजन के दूसरे गेम के साथ, 6 लेगेड पेंटाथलॉन। प्लेयर्स को 5 मेंबर टीम्स बनानी होती हैं और यहीं पर कोर अलायंसेस सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ये ग्रुप्स आगे शो के इमोशनल और स्ट्रेटेजिक कोर को डिफाइन करेंगे। 3 प्राइमरी टीम्स हैं, गिहुन की टीम, गिहुन, योंगबे, देहो, इन्हो और जुनही। थैनोस की टीम, थैनोस, नामग्यू, मिन्सू और सेमी। ह्यूनजू की टीम, ह्यूनजू, क्योमजा, योंगसिक और युंगमई। एपिसोड 5 पिक करता है 6 लेगेड पेंटाथलॉन के कंटिन्यूएशन के साथ। स्टेक्स हाई हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई भी मेन कैरेक्टर एलिमिनेट नहीं होता। ये एपिसोड एक्शन से एक कदम पीछे जाके हमें हर प्लेयर के मोटिवेशंस दिखाता है। वो क्यों आए, क्या छोड़कर आए और क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार है। साथ ही हमें गार्ड्स के बीच की लड़ाई वाली सिचुएशन भी देखने को मिलती है। गार्ड 11 पर फेलो गार्ड्स के द्वारा अटैक होता है ऑर्गन हार्वेस्टिंग ऑपरेशन के अगेंस्ट बोलने के लिए। ये सिग्नल देता है इंटरनल हायरार्की में एक फ्रैक्चर का। एक नया वोट होता है जिसमें सीजन के फर्स्ट मेजर बिट्रेयल्स दिखते हैं। योंगसिक जो अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि वो वोट करेगा गेम्स को स्टॉप करने के लिए, वो एक्चुअली वोट करता है कंटिन्यू करने के लिए। और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है ह्योनजू जो पहले एम्पैथेटिक दिखा रही थी, वो भी वोट करती हैं गेम कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन सबसे हार्ट ब्रेकिंग बिट्रेयल आता है युंगबे से, गिहुन का बेस्ट फ्रेंड, जो खुद वोट करता है गेम्स कंटिन्यू करने के लिए। जब वोट फिर से कंटिन्यूएशन की तरफ जाता है, गिहुन तैयार होता है बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले प्लेयर 001 सबके सामने आता है और प्लेयर से प्लीड करता है। उनकी कॉन्शियंस को अपील करते हुए वो पैशनेटली कहता है कि रुक जाओ जब तक वक्त है, लेकिन ग्रीड फिर से जीत जाता है। प्लेयर्स वोट करते हैं गेम कंटिन्यू करने के लिए, अपनी फेट सील करते हुए, और अगले डेडली गेम में पुश हो जाते हैं। वोट के बाद हमें इमोशनल आफ्टरमैथ दिखाया जाता है। प्लेयर्स होप खोना शुरू कर देते हैं, ट्रस्ट क्रम्बल होने लगता है, डेस्परेशन सेट होती है और जो अलायंसेस अनब्रेकेबल लगती थी वो भी टूटने लगती हैं। एपिसोड एंड होता है अगले गेम के इंट्रोडक्शन के साथ, मिंगल। इस क्योटिक चैलेंज में प्लेयर्स को एक करोजुल पर घुमाया जाता है और जैसे ही म्यूजिक रुकता है उन्हें जल्दी से स्पेसिफिक प्लेयर नंबर्स के बेसिस पर टीम्स बनानी होती है और डेजिग्नेटेड रूम्स में रेस करना होता है। सही टीम अप ना करने पर तुरंत एलिमिनेशन होता है। एपिसोड 6 ओपन होता है फुल एग्जीक्यूशन के साथ मिंगल गेम का,
और ये इजीली सबसे chaotic और इमोशनली चार्ज्ड चैलेंजेस में से एक होता है। टेंशंस एक्सप्लोड हो जाते हैं, बिट्रेयल सरफेस पे आने लगते हैं। एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है जब योंग सिक अपनी माँ ग्योमजा को अबैंडन कर देता है केओस में अपनी जान बचाने के लिए। लकीली ग्योमजा को लास्ट मोमेंट पे इन्हो और ग्यूहुन बचा लेते हैं, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता कभी वैसा नहीं रहेगा। लेकिन कोई भी chaotic गेम ट्रेजेडी के बिना कंप्लीट नहीं होता। इस बार योंगमी गेम से बाहर हो जाती हैं, वो बच नहीं पाती। उनकी डेथ योंगजू को डेविस्टेट कर देती है, जो डायरेक्टली ब्लेम करती हैं प्लेयर 333 म्योंगी को। एक और बिट्रेयल अनफोल्ड होता है मिन्सू और सेमी के बीच। जबकि सेमी हमेशा मिन्सू को बुलीज से डिफेंड करती थी, मिन्सू उन्हें बिट्रे कर देता है और इंस्टेड थैनोस और नामग्यू के साथ टीम अप करता है। इसी गेम के दौरान एक और शॉकिंग मोमेंट आता है। इन्हो एक फेलो प्लेयर को किल कर देता है युंगबे के सामने। ये एक्ट आर्ग्यूएबली जस्टिफाइड होता है, सर्वाइवल के लिए जरूरी। लेकिन युंगबे के लिए कुछ बदल जाता है। उसका प्लेयर 001 के प्रति परसेप्शन और शायद पूरे गेम के प्रति परसेप्शन बदल जाता है। साथ ही गार्ड 11 अपनी साइलेंट रिबेलियन कंटिन्यू करती हैं। वो प्लेयर 246 के ऊपर नजर बनाए रखती हैं। इस बीच जुन्हो अपने इन्वेस्टिगेशन में एक ब्रेक थ्रू पाता है। उसे एक आइलैंड मिलता है जो क्लूज से मैच करता है और वो एक ड्रोन सर्वेलेंस के लिए भेजता है। ड्रोन एक फॉरेस्ट में एक हिडन डोर स्पॉट करता है। वो सोचते हैं कि उन्होंने फाइनली स्क्विड गेम फैसिलिटी ढूंढ लिया। जुन्हो और इसकी टीम इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। जैसे ही उनकी टीम का एक मेंबर डोर ओपन करने की कोशिश करता है, एक मैसिव एक्सप्लोजन ट्रिगर हो जाता है। अब हम देखते हैं स्क्विड गेम में एक नए वोट को, और सरप्राइजिंगली ये वोट परफेक्टली टाई हो जाता है 50-50। इस केस में नेक्स्ट डे एक नया वोट होगा। टेंशन दोनों साइड्स में बढ़ने लगता है जब प्लेयर्स को डिनर मिलता है। गेहुन नोटिस करता है कि गार्ड ने एक फोर्क दिया है जो इस टाइप के फूड के साथ अनयूजुअल है। अपने सीजन 1 के एक्सपीरियंस से गेहुन रियलाइज करता है कि फाइनल गेम पास में हो सकता है और हो सकता है कि उसी रात एक ब्लड बाथ हो। लेकिन फाइट एक्सपेक्टेड टाइम से पहले स्टार्ट हो जाती है, बाथरूम में, जब थानोस मिन्सू को वोट चेंज करने के लिए बुली करता है। लेकिन म्योंगी इंटरवीन करता है और एक मैसिव फाइट इरप्ट हो जाती है। उसका रिजल्ट होता है एक शॉकिंग आउटकम। म्योंगी थानोस को मार देता है। फाइनल एपिसोड स्टार्ट होता है बाथरूम फाइट के आफ्टरमैथ के साथ, जब दोनों साइड्स डॉम में लौट जाते हैं। वो प्लेयर्स जो गेम लीव करने के लिए वोट किए थे, उनके पास अब मेजॉरिटी होती है। ये गीहुन के बिलीफ को स्ट्रेंथन करता है कि उस रात ओ वाले प्लेयर्स अटैक करेंगे। तब गीहुन एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। वो सभी रेड प्लेयर्स से अपने सस्पिशन शेयर नहीं करता, सिर्फ अपने छोटे ग्रुप को एक सीक्रेट प्लान बताता है, एक फुल रिबेलियन। और वो रिबेलियन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होता है अगर कुछ बिट्रेयल्स नहीं होते। फाइनल एपिसोड कुछ सरप्राइजिंग कैरेक्टर ट्रेट्स रिवील करता है, जैसे डे हो के बारे में, जिसे पीटीएसडी सफर करते हुए दिखाया जाता है। वो डॉम वापस जाके एम्युनिशन रिट्रीव करने के लिए वॉलंटियर करता है, लेकिन अपने ट्रॉमा के कारण फ्रीज हो जाता है और कभी वापस नहीं आता। जब डेहो वापस नहीं आता, ह्यूनजू उसके पीछे जाती है। ये डिसीजन अल्टीमेटली दोनों की जान बचा लेता है, क्योंकि वो गेम ऑर्गेनाइजर्स के ऑर्डर फॉलो करते हैं। रेबल्स अपने वेपन्स छोड़ो और डॉम में वापस जाओ। जबकि ये प्लान का पार्ट नहीं था, वो गलती से रूल फॉलो कर लेते हैं। इन्हो अपना ट्रू नेचर रिवील करता है और गीहुन को बिट्रे कर देता है, लेकिन एक मास्टरफुल तरीके से। वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। वो गीहुन को कहता है कि वो गार्ड्स को आउटफ्लैंक करेंगे, लेकिन जैसे ही प्लेयर शूट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, इन्हो उन्हें पीठ पे शूट कर देता है। फिर वॉकी टॉकी के थ्रू गीहुन से बात करके अपनी खुद की डेथ फेक करता है। उसके बाद वो वापस अपना फ्रंटमैन का रोल रिज्यूम कर लेता है। रिबेलियन क्रश कर दिया जाता है, युंगबे को गीहुन के सामने मार दिया जाता है और गीहुन को जिंदा छोड़ दिया जाता है, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जीने के लिए। बाकी सारे रेबल प्लेयर्स एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। सीजन फिनाले का लास्ट रेवलेशन, कैप्टन पार्क पहले से ही ट्रेटर था। वो पूरे टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था। वो एक ड्रोन सैबोटाज करते वक्त जुन्हो के एक आदमी के द्वारा पकड़ा जाता है और कैप्टन पार्क उस आदमी को ओवरबोर्ड पुश करके मार देता है। मुझे लगता है इससे पूरी सीरीज का समरी मिल जाता है
और आपको सीजन 3 के लिए सारी की इन्फो भी मिल जाती है। मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो इतनी लंबी हो, लेकिन ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड से काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए मैंने सिर्फ मेन एलिमेंट्स यहाँ कवर किए हैं। अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस और सीजन 3 में क्या एक्सपेक्ट करना है वो जानना है तो प्लीज़ मेरे बाकी वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।